जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखिएगा। ये 25 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। 25 में से देखिए आपका कितना आता है, कितना गलत होता है, या लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा 25 में से आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आप न्यू आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका समय हम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। आपके जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उनको पढ़िए और अच्छे से टिक कीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर में। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, ठीक है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से देखिए आपका क्या सही होने वाला है। चलिए 1 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इनका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा बुलंद दरवाजा, ठीक है। इनका राइट आंसर क्या होगा, बुलंद दरवाजा हो जाता है। चलते हैं कुछ आगे की ओर में हम लोग। देखिए कुछ पॉइंट है, देख लीजिए पॉइंट को, ठीक है। लिखा है क्या, बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 में हुआ था, ठीक है। पूछा जाता है ना सर कि निर्माण कब हुआ था, 1572 में हुआ था बुलंद दरवाजा का। ये फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में किया गया था। ये यूपी राज्य से संबंधित है। कहाँ से, यूपी राज्य है ना, उत्तर प्रदेश से। अकबर ने मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर गुजरात पर विजय किया था, ठीक है। ये लाइन को लिख लीजिएगा। पूछा जा रहा है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। कहाँ पे, दिल्ली में करवाया गया था, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और कहाँ पे, दिल्ली में करवाया गया था, ठीक है। हम लोग चलते कुछ आगे के पॉइंट में। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 2 में, अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफा में किस राज्य में स्थित है। देखिए किस राज्य का पूछा जा रहा है, किस राज्य में है, तो बताइए आप लोग ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। इनका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इनका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाता है। या अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। किसमें, महाराष्ट्र में है। चलते हैं कुछ पॉइंट को देखिए। लिखा है कि अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। ये तो आपने उसमें राज्य देखे, महाराष्ट्र में। जिला पूछ रहे हो तो औरंगाबाद बता देना। जिला कहाँ पे, औरंगाबाद जिला में स्थित है, ठीक है। अजंता के टोटल जो 29 गुफाएं, कितना गुफाओं में 29 है। वर्तमान शेष कितना बचा, 6, ठीक है। दोनों मिलाने के बाद कितना हो जाता है, 34 गुफा हो जाता है। पूछा जा रहा है एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट के द्वारा ख्याति हासिल हुई है। एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म की समावेश है। किस देश का, किसका समावेश है, बौद्ध धर्म का समावेश है, ठीक है। एलोरा की गुफा में बौद्ध और हिंदू और जैन तीनों के बारे में, बौद्ध, हिंदू, जैन और तीनों समावेश है इसमें से। देखिए कुछ और आगे के पॉइंट देख लीजिएगा। कहता है इसमें से टोटल कितना था, 34 था, ठीक है। कितना गुफा उसमें टोटल है, 34 है। उनमें से हिंदू का है 1 से 12 तक है, हिंदू का 1 से 12 हो जाता है, ठीक है। बौद्ध का 1 से 12, हिंदू का 13 से 29 तक है, और जैन का 30 से 34 तक है। टोटल समझ गए आप लोग भी। आप लोग को भी नोट करके लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिणी पश्चिमी मानसून में प्रभाव में आ जाता है। पूछा जा रहा है किस अवधि में, ठीक है। पूरा भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून में प्रभाव आ जाता है। देखिए किस ऑप्शन में क्या राइट आंसर होगा 3 का। 3 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 20 से 30 जून तक। 20 से लेकर 30 जून तक हो जाता है राइट आंसर इसका, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर में क्वेश्चन नंबर 4 में। इसे कुछ पॉइंट समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, मानसून जो शब्द है, मानसून अरबी भाषा से लिया गया। किसे लिया गया, अरबी भाषा से, ठीक है। ये मौसमी शब्द से बना है। किसे शब्द से बना है, मौसमी शब्द से, ठीक है। देखिए कह रहा है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न हो जाती है। क्या पूछा जा रहा है, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है। देखिए इस राइट आंसर क्या होगा 4 का। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग में आकर नहीं आना चाहिए। इसमें क्षोभ मंडल हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। 4 का राइट आंसर क्या होता है, क्षोभ मंडल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 49वीं पैरल किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाता है। पूछा जा रहा है कि आपका किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाता है। देखिए इनमें राइट आंसर क्या होगा 5 का, आप लोग बता दीजिए। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यूएसए और कनाडा हो जाता है, यूएसए और कनाडा हो जाता है, ठीक है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाए, यूएसए और कनाडा हो जाता है। 49वीं पैरल किन दो देशों के बीच की सीमा बनाता है, यूएसए अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है, चलते हैं कुछ आगे। करें कि 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। 38 डिग्री जो है उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में सीमा है, सीमा बनाता है। 38 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 70 मील पूछा जाए, 70 मील समंदर रेखा कहाँ है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। ये दोनों क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा और उससे 49 डिग्री वाला भी लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अधिकांश करा कि क्वेश्चन नंबर 6 में करा है अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, समझिए ध्यान से। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशा है जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्व विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसने कहा है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशा है जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए लॉस्की। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या होगा, लॉस्की होता है। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाता है लॉस्की हो जाता है। लॉस्की ने बोला थी कथन को, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन 7 में कहते हैं कि भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा में 2003 में जोड़ी गई थी। देखिए समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है, कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी। देखिए 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, ऑप्शन को देखिए और समझिए, आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग के पास समय है। इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए संथाली। इनका राइट आंसर क्या हो जाए, संथाली हो जाता है। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुच्छेद में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी, तो आप लोग को बता देना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, संथाली भाषा को जोड़ा गया था। चलिए कुछ पॉइंट है, पॉइंट को समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है कि मूल संविधान में 14 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। टोटल 14 भाषा को किसमें शामिल किया गया था, 8वीं अनुसूची में। कह रहा है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन क्या, तो सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी जोड़ा गया था, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, 3 भाषा को जोड़ा गया था। किसमें, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को शामिल किया था, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा उनके द्वारा संथाली, मैथिली, देखिए संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी शामिल किया गया था। ठीक है, तीनों समझ लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा आप लोग। मूल संविधान में 14 भाषा है, 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। 21वें संविधान संशोधन करके सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को शामिल किया था। इस कॉपी में इनको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी रख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, 8 नंबर में कहता है कि देश की रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। देशी रियासत के एकीकरण को श्रेय किसको जाता है, देखिए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इनका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सरदार पटेल। ठीक है, देशी रियासत के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार पटेल को। ठीक है, देखिए 9 नंबर में कहता है कि यदि आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक देश बाद सांसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है क्या। देखिए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 माह। ठीक है, पूछा जा रहा है यदि आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद सांसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, हम लोग समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 का देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे। चलिए 4 ऑप्शन में से आप लोग बता दिए कौन है फटाफट। इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाता है राइट आंसर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है, पॉइंट को समझ लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय जनक का क्या माना जाता है, उनको जनक माना जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गई है। आप कह रहा कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त
1947 को हुआ था। 7 सदस्य उसमें शामिल था। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। ठीक है, कौन थे? BN राव थे। संघ संचालन समिति, पूछा जा रहा है कि संघ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको लिख लीजिएगा ओपी में। ठीक है आप लोग। पूछा जा रहा है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार से संबंधित अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं मौलिक अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप क्वेश्चन करता आपसे कि दूसरा झंडा समिति कौन थे? झंडा समिति हो जाता है आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। ठीक है, चलते हम लोग को आगे में। पूछा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? विश्व व्यापार का संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए राइट आंसर क्या होगा 11 का। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1995। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ऑप्शन नंबर सी में 1995 में हुआ था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। पूरा डेट याद रख लीजिएगा आप लोग। गेट का स्थापना 1947 में हुआ था। गेट का स्थापना 1947 में हुआ था। गेट का स्थान WTO ने लिया है। ठीक है, WTO ने गेट का लिया है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में है उनका मुख्यालय। ठीक है, पूछा था WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WTO व्यापारिक कार्य सर्वोच्च संस्थान होता है वो। ठीक है, WTO व्यापारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च संस्थान है। चलते हैं लोग आगे की ओर में। करा कि 12 में धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? देखिए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सतपुरा। ठीक है, धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? सतपुरा श्रेणी का है। ठीक है, कुछ पॉइंट देखिए। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी सतपुरा श्रेणी का है। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी कौन है? सतपुरा श्रेणी का है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। किससे बनी है? ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। देखिए कहता है क्या, ये ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग का भी। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए ऊपर से। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी सतपुरा श्रेणी का है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। धूपगढ़ की जो है ऊंचाई जो है 1350 किलोमीटर है। ठीक है, धूपगढ़ महादेव की पर्वत पर स्थित है। इस कॉपी में नोट कर लीजिएगा सभी। ठीक है, इसके पूर्वी भाग से ताप्ती नदी निकलती। पूछा था इसके पूर्वी भाग से क्या निकलती? ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सारा स्क्रीनशॉट लेके और कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब फिर करा कि 30 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? देखिए राइट आंसर क्या होगा 13 का। इनका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अनुच्छेद 338A में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338A में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? देखिए 14 नंबर राइट आंसर क्या होता है? और इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जॉर्ज क्लार्क हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 15 में कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि पहला भारतीय शहर कौन है, इनको देखिए। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? देखिए राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अहमदाबाद। ठीक है, इनका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाता है। ठीक है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, कुछ पॉइंट है, पॉइंट को सुन लीजिए आप लोग।
अहमदाबाद विश्व धरोहर सूची में 2017 में शामिल हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ? तो 2017 में हुआ था। अहमदाबाद विश्व धरोहर सूची में 2017 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को की मुख्यालय फ्रांस राजधानी पेरिस में है। क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अहमदाबाद विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को की मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा का शास्त्रीय घोषित किया गया था? भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया था? देखिए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उड़ीसा, है ना, उड़िया हो जाता है इन भाषा का। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा का शास्त्रीय घोषित किया गया था? उड़िया थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? देखिए 17 का राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाता है केरल। ठीक है, पूछा जा रहा है ना कि सर भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाता है केरल हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं 18 में देखिए क्या है? कालापोगोटा। कालापोगोटा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है। देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से देखिए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कालापोगोटा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है, कौन हो जाता है राइट आंसर? देखिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाता है। कालापोगोटा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाता है राइट आंसर। हम चलते हैं 19 का। देखिए कह रहा है 19 में कह रहा है घाटे का वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? देखिए राइट आंसर 19 का। इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है बजट घाटे की तरह। बजट घाटे की तरह हो जाता है राइट आंसर। हम चलते हैं 20 में। 20 देखिए राइट आंसर क्या होगा? मांडू की रानी रूपमती की संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? देखिए 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर हो जाता है राइट आंसर। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, 21 में देखिए क्या कहता है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है। राइट आंसर क्या होगा? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है। देखिए राइट आंसर क्या होगा 21 का? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बढ़ता जाता है। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 22 में देखिए क्या कहता है 22 का? निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? 22 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए आप लोग 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, क्योंकि ये शामिल नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। राजकीय नदी नहीं होता गंगा। ठीक है, पूछा निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है, जो कि राजकीय नदी गंगा नहीं है। ठीक है, बिहार का है राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पशु गेंदा है, राजकीय पक्षी गौरैया है। ये 3 ऑप्शन सही है कि ये क्या है? डी नंबर गलत है। हम लोग चलते 23 में। 23 में कह रहा है कि स्पीकंस की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। देखिए किस सभ्यता से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा 23 का? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मिस्र की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मिस्र की सभ्यता से हो जाता है। स्पीकंस किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मिस्र की सभ्यता से। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मिस्र की सभ्यता से हो जाता है। 24 में कहता है कलिंग युद्ध में कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? कलिंग युद्ध में कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? देखिए 24 का राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अशोक। ठीक है, अशोक। कलिंग युद्ध में कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? अशोक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अशोक। 25 कुछ पॉइंट है देख लीजिए। सम्राट अशोक अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर चढ़ाई की थी।
ठीक है। कलिंग की राजधानी तोसील थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसील थी। आप लोग आराम से देखिएगा और दिखता होगा स्क्रीन पे, लिखिए आप लोग, ठीक है। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में है, ठीक है। कलिंग की प्राचीन राज्य वर्तमान में कहाँ पे है? दक्षिणी उड़ीसा में है स्थित है, ठीक है। सभी को एक बार रिपीट कर देते हैं। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक 8वें वर्ष कलिंग युद्ध पे चढ़ाई की थी। कलिंग युद्ध की राजधानी तोसील थी। कलिंग युद्ध के उल्लेख 13वें शिलालेख में था। किसमें था? 13वें शिलालेख में। कलिंग की प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। देखिए 25 का लास्ट क्वेश्चन है 25 का। अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करते करते हुए कौन मारे गए थे? 25 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए आप लोग, अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे? राइट आंसर क्या होगा 25 का? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता टीपू सुल्तान, ठीक है। कौन मारे गए थे? टीपू सुल्तान मारे गए थे। अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे? टीपू सुल्तान मारे गए थे। चलते हैं, कुछ पॉइंट है, पॉइंट को देख लीजिए। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। इसकी मृत्यु आंगलंग मैसूर युद्ध के समय 1799 में हो गई थी। कब हुआ था? 1799 में हो गई थी, ठीक है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 तक चला। द्वितीय आंगल मैसूर हुआ था 1780 से लेकर 84 तक, उस टाइम को वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंगल मैसूर 1790 से लेकर 92 तक कॉर्नवालिस उस समय का था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर था 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, ठीक है। चारों आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, कॉपी में याद कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है।